इसी बीच एक और बड़ी खबर है। देश भर में आज यूपीएससी 2024 की परीक्षा है। पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। दूसरा पेपर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद में प्रवेश बंद हो जाएगा। और इसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो में भी काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी है। तो आज देश भर में यूपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बाकायदा इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें खासतौर पर कि 30 मिनट पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, अदरवाइज फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों को अगर आप गलत आंसर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जिस उम्मीदवार के पास ई एडमिट कार्ड पर फोटो साफ नहीं है या फोटो पर उसका नाम या फोटो पर तारीख नहीं है, तो ऐसे लोगों को वहां पर अंडरटेकिंग ले जाना साथ में बहुत जरूरी होगा। तमाम ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बढ़ते खबरों में आगे और शुरुआत करते अखबारों की कौन सी तमाम बड़ी खबरें जो कि अखबारों में है। तो सबसे पहले बात करेंगे तीसरे कार्यकाल में अपनी पहली विदेश यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और वर्ल्ड लीडर से कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई है। आपको बताते चले कि देखिए जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी और G7 में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्पेशल इनविटेशन के लिए पहुंचे थे और इटली दौरे से स्वदेश प्रधानमंत्री वापस लौट चुके हैं। G7 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस बीच कई तस्वीरें निकलकर सामने आई, कई मुद्दों पर चर्चा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट के जरिए ये तमाम जानकारी दी थी और तमाम जो देशों के राष्ट्र अध्यक्ष थे उनसे भी मुलाकात करते हुए और साथ ही साथ गर्मजोशी के साथ मिलते हुए भी नजर आए थे। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। इटली के अपुलिया में G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए सकारात्मक रहा। संगठन के 7 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि भारत पश्चिमी एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे ठोस बुनियादी ढांचे का वे समर्थन करेंगे। वैश्विक नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजबान इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में भाग लिया और जिसकी तस्वीरें लगातार भारत ने आप तक पहुंचाई है। इस बीच जॉर्जिया मेलोनी ने ली पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में सेल्फी और वो सेल्फी अब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। मिलियंस व्यूज उस सेल्फी पे आए हैं और इस बीच मेलोनी ने एक वीडियो भी साझा किया। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। G7 समिट के तर इस तस्वीर को यहाँ पर खींचा गया और देखिए ये वो वीडियो जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मेलोनी के द्वारा लिया गया और मेलोडी टीम हेयर कहती हुई वो नजर आई। पीएम नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर थे। स्पेशल इनवाइटी के तौर पर उनको G7 में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था और इस बीच दोनों नेता यहाँ पर सेल्फी लेते हुए वीडियो बनाते हुए नजर आ। और देखिए एक बार आप वीडियो पे नजर डालिए। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. मेलोनी नजर आ रहे हैं और मेलोडी इसलिए क्योंकि ये हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था। पूजा हमें याद है जब G20 के दौरान दोनों की सेल्फीज और फोटोज पोस्ट की गई थी और एक बार फिर से मेलोडी हैशटैग ट्रेंड करने लगा इस फोटो और पिक्चर वीडियो। बिल्कुल। और देखिए बड़ी बात यह है कि लोग जो दोनों को एक साथ देखना पसंद करते हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये जो सेल्फी है दोनों की वो एक बार ज़रा जल्दी से फिर सामने आए। और एक बार जब ये तस्वीरें आई तो लोगों का जो उत्साह है वो बढ़ा और यही वजह है कि मिलियंस में इस सेल्फी वीडियो के व्यूज़ हैं। और देखिए मेलोनी ने G7 के समापन में पीएम मोदी से बातचीत का उल्लेख भी किया। कहा भारत संग साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने जो भारत का दृष्टिकोण है, जो विजन है, उसको सामने रखा। वहाँ पर जिन जिन विषयों को लेकर बातचीत हुई, इसके बाद अगर तस्वीरें देखते हैं तो ये जो हैशटैग मेलोडी के साथ में तस्वीरें हैं और खुद जॉर्जिया मेलोनी भी हेलो मेलोडी टीम कहती नज़र आती हैं, इस पर सबकी निगाह बहुत ज़्यादा टिकी रही। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात होगी G7 समिट की ही। G7 समिट में जापान साथ द्विपक्षीय चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी और व्यापार बढ़ाने पर जोर रहा और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में जापान आगे है, कितना आगे है ये हम सबको पता है। ऐसे में G7 समिट में जब भारत गेस्ट के तौर पर वहाँ पहुँचा तो जापान के जो नेता वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ में भी कई पहलुओं पर चर्चा हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई। तस्वीरें आपने देखी।
द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने पर चर्चा हुई। और अलग अलग आपने ऋषि सुनक के साथ में तस्वीर देखी, जेलेंस्की के साथ में आपने तस्वीर देखी, इमैनुअल मैक्रों के साथ में आपने तस्वीर देखी, जॉर्जिया मेलोनी के साथ में आपने तस्वीरें देखी। इस तरह की कई तस्वीरें आपने देखी और जो बाइडेन के साथ में आपने तस्वीरें देखी, पॉप फ्रांसीसी के साथ में आपने तस्वीरें देखी। तो कुल मिलाकर एक तो बात ये तय है कि भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत में इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत जिस तरीके से लगातार अपना स्ट्रेंथ है उसको पहचानते हुए बाहरी निवेश को भी लगातार प्रोत्साहित कर रहा है, बाकी के देशों के साथ में जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ रहा है, कूटनीतिक तौर पर अगर रिश्तों को देखा जाए तो उनकी मजबूती पर लगातार काम किया जा रहा है। तो इस बीच जापान के साथ में टेक्नोलॉजी सहित कई अहम विषयों पर बातचीत हुई। और वहीं G7 में भारत और फ्रांस के बीच में भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इटली में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी की और मैक्रों की मुलाकात की तस्वीरें हैं और इसमें भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें जो खास पॉइंट्स रहे वो है डिफेंस, न्यूक्लियर स्पेस, एजुकेशन। ये ऐसे मुद्दे रहे जिस पर चर्चा हुई। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा हुई और वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब मैक्रों की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। और यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें निकल कर आई थी सामने। G7 समिट के इतर हुई जेलेंस्की से मुलाकात। जेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध की जानकारी दी और भारत ने कूटनीतिक बातचीत से समाधान पर जोर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से माफ कीजिएगा, यहाँ पर मिलते नजर आए और जेलेंस्की ने पूरी जानकारी दी है। भारत ने कूटनीतिक बातचीत से समाधान को लेकर अब यहाँ पर अपनी बात रखी है और G7 समिट से इतर भी मुलाकात हुई। इस बीच अगली खबर वाराणसी से, क्योंकि 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में दौरा है। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही। किसान योजना की 17वीं किस्त भी यहां पर उनके द्वारा जारी की जाएगी। 20,000 करोड़ रुपए जारी प्रधानमंत्री खुद यहां पर करते हुए नजर आएंगे। किसानों से संवाद भी वो करेंगे। और आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओथ लेने के बाद में पहले दिन अपना कार्यभार संभालने के लिए पीएमओ ऑफिस पहुंचते हैं, तो सबसे पहला काम जो उनके द्वारा किया गया वो था किसानों के लिए उस डॉक्यूमेंट पर साइन करना, जो कि किसानों के हित के लिए था। और एक बार फिर से यहां पर किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की जाएगी। किसानों से संवाद करते हुए भी वो नजर आएंगे और अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा होगा उनका तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद में। नजरें लगातार इस दौरे पर भारत 24 की बनी रहेंगी। पूजा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि 18 तारीख को वाराणसी, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी इस वक्त जोरों पर हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा वाराणसी में वो थे लगातार और तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया। लेकिन इस बीच अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब पीएम का आगमन कहीं पर हो रहा है चुनावी नतीजों के बाद में, उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में, तो कुछ खास होना चाहिए। उस लम्हे को और ऐतिहासिक बनाने के लिए 9 करोड़ 26 लाख किसान होंगे 17वीं किस्त के लाभार्थी और पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह के 30,000 से ज़्यादा सदस्यों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित जिनको किया गया है ताकि वो पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में काम कर सके, किसानों को खेती में मदद कर सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत में बताया कि कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। चौहान ने यह भी कहा कि पिछले 2 कार्यकाल में कृषि हमेशा से ही पीएम मोदी की प्राथमिकता रहा है और शपथ लेने के बाद मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर ही हस्ताक्षर किए। पहले फाइल पर हस्ताक्षर किए और अब लगभग जो 9.25 करोड़ लोग हैं उनको सीधे तौर पर 17वीं किस्त के जरिए लाभ पहुंचने वाला है, उनके खाते में सीधा पैसे की किस्त पहुंचेगी। अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं गोरखपुर की। सीएम योगी ने जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा की, उनका जायजा लिया और नोडल अधिकारी बनाकर तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। दरअसल गोरखपुर में कल वो तस्वीरें आपने देखी जब सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही। इससे पहले वाराणसी में मौजूद थे, फिर गोरखपुर पहुंचे जो कि उनका खुद संसदीय क्षेत्र इससे पहले रहा। गोरखपुर में लगातार उन्होंने अपनी राजनीतिक जो शुरुआत थी वो की, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर सांसद रहे और सीएम बनने के बाद भी लगातार उनका गोरखपुर में आना जाना रहता है। जब अभी गोरखपुर में वो रहे तो कल एक तो उनकी बात करें एनएसएस प्रमुख से मुलाकात रही और दूसरा उन्होंने जो कार्य वहाँ पर चल रहे हैं विकास कार्य उनकी समीक्षा भी की अधिकारियों से। और वहीं जू भी कल पहुंचे, गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचे सीएम योगी, वहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
जानवरों को खाना खिलाते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख पाएंगे, भालू में यहाँ पर आइसक्रीम उनके द्वारा खिलाई गई। तो कल कुल मिलाकर गोरखपुर का दौरा किया, तमाम बैठकों में शामिल हुए, तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए और इसके अलावा चिड़ियाघर पहुंचकर निरीक्षण वहां पर किया गया। तमाम जो जीव जंतु हैं वहां पर उनके वहां पर जाकर निरीक्षण किया और भालू को भी खाना खिलाते हुए सीएम योगी यहां पर नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान यानी कि गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचे थे। तस्वीर आपके स्क्रीन पर। यहां पर बब्बर शेर, भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में प्रवेश कराया। इन दोनों को 24 मई को इटावा लायन सफारी से लाया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देखिए ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गोरखपुर चिड़ियाघर, और ऐसे में जब भी उन्हें मौका मिलता है पहुंचते हैं और निरीक्षण करते रहते हैं। और ऐसे में देखिए गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जानवरों के लिए क्या कुछ सुविधाएं रखी गई हैं, क्या सुविधाएं हैं, उसे लेकर भी अधिकारियों से यहां पर जानकारी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री की ओर से बाड़े में छोड़ने के बाद अब दर्शक चिड़ियाघर में बब्बर शेर और इसकी जोड़ी का दीदार कर सकेंगे। वहीं सीएम ने लखीमपुर से लाए गए बाघ के शावक का नामकरण भी किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जैसे ही क्रॉल का गेट खोला वैसे ही बब्बर शेर भरत दहाड़ते हुए मुख्य बाड़े में चला गया। और फिलहाल ये तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ भालू को यहाँ पर आइसक्रीम खिलाते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे खबरों में। और विपक्ष ने की डिप्टी स्पीकर पद की मांग। सूत्रों के मुताबिक मांग नहीं माने जाने पर स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी उतारेगा। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां विपक्ष की तरफ से डिप्टी सीएम पद की मांग की गई है, डिप्टी स्पीकर पद की मांग की गई है और मांग नहीं मानने पर अपना प्रत्याशी उतारेगा। और बात करते हैं मुंबई से एक आ रही खबर की। मुंबई में लोकसभा चुनावों के बाद में महाविकास आघाड़ी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान मौजूद रहे। साथ साथ में उद्धव ठाकरे का ऐलान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे महाविकास आघाड़ी। शरद पवार बोले कि जो छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। और जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन रहा महाराष्ट्र में वो जरूर सराहनीय, और शायद उसी के बेसिस पे ये कदम महत्वपूर्ण एक बार उठाया गया है। देखिए बिल्कुल एमवीए ने जो अच्छा परफॉर्मेंस किया, और क्योंकि इस बार साख की लड़ाई इसलिए भी थी कि असली पार्टी किसके पास है, क्योंकि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चली गई। ऐसे में अस्तित्व की बात अगर की जाए तो अस्तित्व पर सवाल था कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब लोगों ने जो उनका साथ दिया है और जिस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि उद्धव ठाकरे हों चाहे शरद पवार हों, हमने देखा कि उन लोगों की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। ऐसे में अब फैसला एमवीए की ओर से ये लिया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ा जाए, क्योंकि अगर अलग अलग लड़ा जाता है जाहिर तौर पर उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और क्योंकि इस वक्त अब करो या मरो की स्थिति है, तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर जब ये स्थिति है तो ये ऐलान भी किया जा रहा है कि एमवीए साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसी के लिए बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव के बाद जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं, इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर एकता का संदेश लोगों के बीच में प्रवाहित होना बड़ा ज़रूरी है। यूनिटी है, एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई डिफरेंसेस नहीं है, ये मैसेज कन्वे होना बड़ा ज़रूरी है। और इस लिहाज से इस बैठक को बहुत ही खास माना जा रहा है। अब बात आती है सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करना होगा। एमवीए में कौन सा दल कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, इसको लेकर पूरा गणित बिठाना पड़ेगा। उसको लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हुए बात होगी ओडिशा सरकार की, जहां मंत्रियों में अगर बात करें विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम मोहन मांझी के पास में गृह सूचना और जल संसाधन है, तो वहीं डिप्टी सीएम केवी सिंह को कृषि और ऊर्जा मिला है। डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा की बात करते हैं तो उनको मिशन शक्ति पर्यटन विभाग मिला है। अब देखिए ओडिशा में इस बार जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद में मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, जिसका इंतजार भी किया जा रहा था। तो देखिए विभागों का बंटवारा हो गया है और खासतौर पर अगर बात करें हम सीएम की, तो मांझी के पास जो मुख्य होता है गृह विभाग वो है, सूचना और जल संसाधन विभाग भी सीएम के पास है।